अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उसमें मौजूद बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो इलेक्ट्रोलाइटिक हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं हम इनकी तरफ। स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और उसके साथ साथ इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लिहाजा इसको हम वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड सोडियम क्लोराइड। अब इसमें दो बातें हैं। एक बात पहली, फ्यूज्ड का मतलब क्या है? मोल्टन। तो मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जिस सेल में होती है उस सेल को हम 9th क्लास में बड़ी डिटेल में पढ़ के आए हैं। उस सेल का नाम है डाउन सेल। डाउन वाज अ साइंटिस्ट जिनके नाम पे डाउन सेल ये बना हुआ है। आप इसकी राइट साइड पे पिक्चर देख सकते हैं डाउन सेल की, जिसके अंदर मोल्टन सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस होती है। अब मोल्टन सोडियम क्लोराइड का मतलब ये है कि आप सोडियम क्लोराइड को जब सॉलिड से मेल्ट करके लिक्विड स्टेट में या मोल्टन स्टेट में ले जाएंगे तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा या उसकी आयोनाइजेशन हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने लिक्विड लिखने का मतलब ये है कि इट इज़ एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट। अब होता यूँ है कि जो क्लोराइड आयंस हैं ये करंट पास करने पे, इस सेल के अंदर से करंट पास करने पे क्लोराइड आयंस चले जाते हैं किसकी तरफ? एनोड की तरफ। तो एनोड की तरफ हमारे चले गए क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयन वहां जाके करते क्या है? दो क्लोराइड आयंस एनोड को 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो बबल्स बन रहे हैं एनोड पे, ये दैट इज एक्चुअली क्लोरीन गैस जो प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी बात, कैथोड पे क्या होता है? स्टूडेंट, कैथोड पे होता यूं है कि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेता है सोडियम मेटल और डिपॉजिट हो जाता है कैथोड के ऊपर। ये जो आयरन का कैथोड बना हुआ है, अभी चूंकि टेम्परेचर हाई है लिहाजा ये सॉलिड स्टेट में नहीं जाता, इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, लिहाजा सोडियम लिक्विड स्टेट में ही डिपॉजिट हो रहा होता है। अगर 2 सोडियम आयंस जाएंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 सोडियम मेटल के एटम्स बनाएंगे। असल में 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए मैंने सोडियम को गेन करवाए हैं क्योंकि मेरे क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। सो अपेरेंटली मेरी एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है डेट इक्वलाइज, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवाऊं और 2 इलेक्ट्रॉन उसके गेन करवा दूं। सो मैंने जब सोडियम क्लोराइड को डाउन सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस से गुजारा या इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजारा तो मेरी सोडियम और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हुई। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। फॉर्मेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा ना सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं और असल में ये प्रोसेस जो है ना वो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम क्लोराइड। अब हमने सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसमें से करंट पास करना है। आपके सामने ये जो सेल बना हुआ है ये नेल्सन सेल है। इसके अलावा कास्टनर, केल्नर सेल और मर्करी सेल भी होते हैं जो कास्टिक सोडा प्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। कास्टिक सोडा प्रोड्यूस होता है अगर आप एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड में से करंट पास करते हैं। यूजुअली सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन में से करंट पास करने के लिए हम टाइटेनियम का एनोड यूज करते हैं और स्टील का कैथोड यूज करते हैं। समहाउ मैं इसके इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को समझाने की कोशिश करता हूं। जब सोडियम क्लोराइड को आयोनाइज करवाया जाए, वाटर के अंदर ऐड किया जाए तो वाटर इसके 2 पार्ट्स कर देता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये एक्वस सोल्यूशन में बनते हैं, लिहाजा इनके नीचे मैं ए क्यू लिख रहा हूँ, मैं इनके नीचे लिक्विड फॉर्म नहीं लिख रहा।
इसके साथ साथ वाटर भी आयोनाइज हो जाता है। वाटर आयोनाइज होता है इस तरह कि वाटर के अंदर दो आयंस होते हैं। वाटर के अंदर कौन कौन से दो आयंस होते हैं? वाटर दो आयंस के अंदर आयोनाइज होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। अब होता क्या है? होता ये है कि इन आयंस में रेस लग जाती है। इन आयन में जब रेस लगती है तो सोडियम और हाइड्रोजन आयन में से जो कैथोड है उसके ऊपर पहुंचता है हाइड्रोजन आयन। कैथोड पे हाइड्रोजन आयन रीच करता है। हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाकर हाइड्रोजन आयन दो हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट, बुक में इसको लिखा हुआ है कि वाटर के दो मॉलिक्यूल्स दो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और दो हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, विच इज इक्वलेंट टू अबव इक्वेशन इन अनदर वे के हाइड्रोजन आयंस ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल जो लिखे हुए हैं वो तो गैस में चेंज हो गए, साथ दो हाइड्रोक्सिल आयन बन गए। एनोड में क्या होता है? एनोड के ऊपर जो क्लोरीन आयन है और हाइड्रोक्सिल आयन है इनकी रेस लगती है। चूंकि ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, लिहाजा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होने की वजह से जो क्लोराइड आयंस हैं वो दो आयंस चले जाते हैं एनोड की तरफ, दो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और बनाते हैं क्लोरीन गैस। और साथ ये दो इलेक्ट्रॉन वही थे जो वाटर ने या हाइड्रोजन आयंस ने कैच किए थे टू फॉर्म द हाइड्रोजन गैस। तो आपको कैथोड पे जो हाइड्रोजन गैस बनती नजर आ रही है, डेट इज एक्चुअली बबल्स, वो हाइड्रोजन गैस के हैं। और क्लोरीन गैस जो है वो एनोड पे बबल्स की फॉर्म में अपीयर होती आपको नजर आ रही है। अब स्टूडेंट, बाकी क्या बच गया सोल्यूशन में? देखें, अगर मैं क्रॉस लगा दूं तो मेरा हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन से गायब होता जा रहा है और क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस की फॉर्म में, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकलता जा रहा है। पीछे क्या बच रहा है? पीछे मेरा बच रहा है सोडियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन मिलके क्या करेंगे? जरा इसकी तरफ चलते हैं। मेरे पास टोटल जो आयंस बने थे ना, मेरे पास जो टोटल आयंस थे वो थे सोडियम, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। पीछे मेरे बच गया सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये मिलकर बना लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको हम नेल्सन सेल के नीचे कैच बेसिन में एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे, निकालते रहेंगे। स्टूडेंट, एक बात गौर से सुने, ये मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या है? हुआ ये है कि मेरे दो सोडियम आयन, दो क्लोराइड आयन और वाटर के मॉलिक्यूल्स दो, इनमें से करंट पास किया तो मेरे पास क्लोरीन गैस बनी, दो वाटर का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और दो हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे अगर मैं बुक की इक्वेशन को फॉलो करूं, और साथ बनाएंगे दो सोडियम आयन। अब ये तो सिस्टम से एस्केप कर जाएंगे, पीछे क्या बच गए? दो सोडियम आयन, दो हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये दो सोडियम और दो हाइड्रोक्सिल आयन अबव इक्वेशन में मिलकर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे। तो आप इसको इस एंगल से देखें या उस एंगल से, बात सेम है। कास्टिक सोडा इज अ प्रोडक्ट ऑफ दिस सेल विच इज नेल्सन सेल, जिसकी पिक्चर आपको नजर आ रही थी ऑन द राइट साइड। अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट इसका जो पार्ट है उसको करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस का इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसको करते हैं। हम मैग्नीशियम और कैल्शियम मेटल्स को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो टॉपिक है एक्सट्रैक्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम मेटल्स। अब इनको एक्सट्रैक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है मैग्नीशियम कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करना। देखिए, मैग्नीशियम कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इनका फ्यूज्ड सॉल्ट, क्योंकि फ्यूज सॉल्ट में सिर्फ मैग्नीशियम और कैल्शियम, फॉर एग्जांपल मैं फ्यूज सॉल्ट यूज करता हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो मेरे पास मैग्नीशियम आयंस होंगे और क्लोराइड आयंस होंगे, इसके अलावा और कोई आयन नहीं होगा। अगर तो मैं इसका एक्वा सोल्यूशन बनाने की कोशिश करता हूँ और उसको इलेक्ट्रोलाइज करता हूँ तो मैग्नीशियम कभी भी सेपरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोजन आयन से मुकाबले में हार जाती है डेपोजिशन में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की ईज ऑफ डिस्चार्ज ज़्यादा होती है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको उनके फ्यूज सॉल्ट ही लेने पड़ेंगे। आप उनके एक्वा सोल्यूशन से कैल्शियम और मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट नहीं करा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के सोल्यूशन में से
एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करता भी हूँ तो ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। हाँ, आप इनके फ्यूज सॉल्ट ले लें तो ये प्रोड्यूस होंगे। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जो होगा वो +2 चला जाएगा कैथोड पे, और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो मैग्नीशियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्लोराइड आयन जो होगा वो 2 क्लोराइड आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होंगे और बबल्स की फॉर्म में निकल जाएंगे, जैसा आपके सामने नजर आ रहा है कि एक कैथोड पे डेपोजिशन हुई है मैग्नीशियम मेटल की और क्लोरीन गैस बबल्स की फॉर्म में एनोड पे बनती नजर आ रही है। अब हम चलते हैं एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन की तरफ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन। स्टूडेंट, एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसकी और बॉक्साइट से। अब मैं यहाँ जो लिखने जा रहा हूँ ना, इसको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू समझें। एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन का ये प्रोसेस आपके राइट साइड पे नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। एल्यूमिनियम की जो और जिससे एक्सट्रैक्शन की जाती है वो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड टू वाटर मॉलिक्यूल। दिस इज कॉल्ड बॉक्साइट। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इन एंटी टेस्ट एंड बोर्ड। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। हम तो इतना महंगा एल्यूमिनियम नहीं सेल कर सकते, तो हम इसमें थोड़ा सा क्रायोलाइट डाल लेते हैं, Na3AlF6। ये है क्रायोलाइट। ये और के अंदर बॉक्साइट के अंदर थोड़ी सी एडिशन करने से बॉक्साइट का मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब जब बॉक्साइट को आप मेल्ट करते हैं ना तो उसमें वाटर तो खैर एवेपोरेट हो जाता है, पीछे एल्यूमिनियम आयंस बच जाते हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव आयंस बच जाते हैं। बॉक्साइट फॉर एग्जांपल वाटर में डिसॉल्व होता नहीं है, लेकिन अगर होता तो एल्यूमिनियम को हाइड्रोजन ने डिस्चार्ज नहीं होने देना था, लिहाजा उसका एक्वा सोल्यूशन का फायदा ही कोई नहीं। एल्यूमिनियम क्या करता है? +3 चार्ज रखता है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके एल्यूमिनियम मेटल के तौर पे डिपॉजिट हो जाता है ऑन कैथोड, और ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, ऑक्सीजन गैस बनाते हैं एट एनोड। सो टेक्निकली एक साइड पे बबलिंग हो रही होगी, यानी कि एनोड पे ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही होगी, और दूसरी साइड पे जो है वो एल्यूमिनियम जो है वो डिपॉजिट हो रहा होगा। ये वाला जो प्रोसेस है ये है हॉल बैरोल प्रोसेस। हॉल बैरोल प्रोसेस जो होता है इसमें हम बॉक्साइट के जरिए एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं। नाउ स्टूडेंट, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट विच इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। व्हाट इज एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम? एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। एक बात जरा गौर से देखें, असल में एल्यूमिनियम की एनोडाइजिंग की जाए तो उसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर आ जाती है, जो कि ऐसी लेयर होती है जिस तरह शहद की मक्खी का छत्ता होता है, यानी कि कॉम्ब की स्ट्रक्चर होता है, उसमें होलो स्पेसेस होती हैं। हम क्या करते हैं? एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फ्रेश लेयर लाते हैं और उसको डिप कर देते हैं डाई या कलर के अंदर। वो डाई या कलर में डिप होने के बाद वो जो कलर है वो सक हो जाता है, चला जाता है एल्यूमिनियम के उस फ्रेश लेयर में, और एल्यूमिनियम एक कलरफुल सब्सटेंस के तौर पे हमारे सामने आ जाता है। अब ये हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर या एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर लाने का तरीका क्या है? इसको एनोडाइज कर दो। एनोडाइज का जनरली मतलब यही होता है एल्यूमिनियम को एनोड बना के इलेक्ट्रोलाइज कर दो। एल्यूमिनियम को क्या बना दो? एनोड। यूजुअली मेटल्स को कैथोड के तौर पे रखा जाता है। जब डेपोजिशन होती है ना मेटल्स की, वो कैथोड पे होती है, लेकिन हम एल्यूमिनियम को एनोड बनाते हैं। आपके सामने एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम का प्रोसेस की डायग्राम बनी नजर आ रही है। इसमें जो एनोड है वो एल्यूमिनियम है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट
वो सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन है, H2SO4 का डाइल्यूट सोल्यूशन है। ये क्रोमिक एसिड का भी हो सकता है। अब होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये एल्यूमिनियम का एक पीस है, तो एल्यूमिनियम के पीस के ऊपर एनोडाइजिंग की वजह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बबलिंग भी देखेंगे, और इसकी सरफेस के ऊपर एक लेयर बन जाती है, जो यूजुअली नज़र इसलिए नहीं आती कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर जो होती है उसका कलर डिफरेंट नहीं होता, वैसे लगता है जैसा बनी नहीं है। इसका स्ट्रक्चर होता है हनी कॉम्ब जैसा, और इसमें डाई सक करने की, ऐड करने की एबिलिटी होती है। आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हैं, आपको वैसे सरफेस स्मूथ ही लगेगी। आप इसे डाई या कलर में डिप करें, फॉर एग्जांपल ब्लैक डाई में डिप करें, तो ब्लैक कलर इस एल्यूमिनियम पीस के ऊपर सरफेस पे ऐड हो जाएगा और वो एल्यूमिनियम जो है वो कलरफुल हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं, इस फ्रेशली एनोडाइज एल्यूमिनियम को डाई में डिप करके, कलर में डिप करके उसको डिफरेंट कलर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस वाज द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। याद रखिएगा, इस प्रोसेस के जरिए हम बहुत देर कलरफुल एल्यूमिनियम पार्ट्स बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर। प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, या प्योरिफिकेशन से मुराद है हाई क्वालिटी प्योरिफिकेशन। यहां मैं कोई 50% से 80% तक प्योरीफाई नहीं कर रहा, मैं 98 से 90.9 99.99% तक प्योरीफाई कर रहा हूँ। यूजुअली जब आपको 99.99% तक प्योरिटी चाहिए हो, तो आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर का सहारा लेते हैं। उसमें होता यूं है कि दोनों इलेक्ट्रोड्स कॉपर के होते हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो कॉपर के होते हैं, लेकिन जो एनोड होता है वो इम्प्योर कॉपर का होता है, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं, और जो कैथोड होता है वो प्योर कॉपर का होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये प्योर कॉपर पे करंट पास करने पे डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और एनोड जो होता है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे बैठ जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारे का सारा इम्प्योर कॉपर जो होता है उसमें से कॉपर निकल के कैथोड पे डिपॉजिट हो जाता है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं। वो जो इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाती हैं, हम उसको कहते हैं एनोड मड। जो एनोड में से इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई हैं, उसमें गोल्ड, सिल्वर वगैरह हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि असल में होता यूं है कि जब आप करंट ऑन करते हैं तो सोल्यूशन में से कॉपर आयंस कैथोड पे जाना शुरू हो जाते हैं, और उनकी कमी पूरा करने के लिए एनोड से कॉपर डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस। आप देख सकते हैं पहले डायग्राम में दोनों में से जो कैथोड था वो वीक था, एनोड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जैसे ही डेपोजिशन हुई कैथोड स्ट्रॉन्ग हो गया, एनोड वीक हो गया, और एनोड मंड नीचे बैठ गई जो कि इम्प्योरिटीज हैं। तो कॉपर आयन की माइग्रेशन की वजह से कैथोड पे कॉपर डिपॉजिट होता है प्योर फॉर्म में, और उसकी कंसंट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए एनोड पे से इम्प्योर कॉपर जो होता है वो उतर कर सोल्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ आयंस जाना शुरू हो जाता है। इससे हमें 99.9% प्योर कॉपर हासिल होता है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज करते हैं, जिससे ना सिर्फ बिजली की बचत होती है बल्कि हीटिंग इशू भी नहीं होता। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। स्टूडेंट, इलेक्ट्रोप्लेटिंग is a process in which one metal is deposited on another metal. मैं बहुत सादा लफ्जों में बता रहा हूं। It is process of deposition of one metal on another metal by using electric current, या by using electrolysis, या electrolytic conduction, या electric current। आप इसको जो मर्जी समझ लें, मैंने आपको प्रोसेस बताना ये है क्या। इलेक्ट्रिक कंडक्शन या इलेक्ट्रोलैटिक कंडक्शन वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। इलेक्ट्रोलैटिक। स्टूडेंट, एक बात गौर से समझनी है आपने। आपके सामने ये मोटरसाइकिल के मडगार्ड्स बने नजर आ रहे हैं। ये बड़े खूबसूरत चमकते हुए मडगार्ड्स हैं। ये असल में सिल्वरी कलर के होते हैं। ये सिल्वर कलर इनके ऊपर क्रोमियम की लेयर की वजह से होता है।
अगर मैं इन मडगार्ड्स को आयरन का बनाऊंगा तो वो डल होंगे और ख़राब हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं आयरन के ऊपर 2 निकल की लेयर्स लगाऊं, एक होता है एक, असल में ये जो 2 निकल की लेयर्स होती है ना, इनमें फ़र्क होता है ना सिर्फ जो निकल डिपॉजिट हो रहा है उसकी नेचर का, बल्कि उसके अलावा जो फर्स्ट निकल लेयर होती है उसे कहते हैं लो ब्राइट लेयर, और जो दूसरी लेयर होती है उसे कहते हैं हाई ब्राइटनेस वाली लेयर। समहाउ ये निकल की लेयर हम आयरन पे लगाते हैं और उसके बाद उस पर क्रोमियम की डेपोजिशन करते हैं। ये डेपोजिशन होने से इसकी जो अपीयरेंस है वो सिल्वरी वाइट हो जाती है। फ़ायदा क्या होता है, आयरन का अगर खाली मडगार्ड होता है तो वो शायद 4 माह 5 माह चलता है, लेकिन इनकी डेपोजिशन से आपका जो मडगार्ड होता है उसकी लाइफ जो होती है वो 10 साल हो जाती है। स्टूडेंट, ये प्रोसेस ऐसे होता है जिस तरह आपके डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो हम जिस मेटल पे डेपोजिशन करनी है, उसे कैथोड के तौर पे लेते हैं। जैसे कि ये एक चम्मच जो है कैथोड पे लिया गया है, और जिस मेटल की डेपोजिशन करनी है उसे एनोड के तौर पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने डेपोजिशन करनी है निकल की, तो वो आपने किसके तौर पे लेना है, एनोड के तौर पे। और आयरन पे डेपोजिशन करनी है तो किसके तौर पे लेना है, कैथोड के तौर पे। और निकल क्लोराइड का सोल्यूशन लें, करंट ऑन करें, निकल डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और आपके जो चम्मच का कलर है वो डिफरेंट हो जाएगा। So this is the process of electroplating, of depositing one metal on another by the passage of electric current from electrolyte or electrolytic conduction। इससे होता क्या है कि हम हाई स्ट्रेंथ वाली मेटल्स जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है टूवर्ड्स क्रोयन या रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए आयरन को, क्रोयन से बचाने के लिए आयरन को, इन मेटल्स को डिपॉजिट कराया जाता है, जिससे हमारा मेटल की लाइफ जो होती है वो बढ़ जाती है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग से जो लेयर है वो थिन डिपॉजिट कराई जाती है। हाँ, अगर आप वोल्टेज मेंटेन किए रखें, टाइम ज़्यादा दे दें तो वो लेयर थिक भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग से यूजुअली जो लेयर अप्लाई की जाती है वो थिन होती है। आई होप स्टूडेंट ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।